बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि संबंधी तमाम नई जानकारियां। जी हां, कृषि दर्शन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे आप खेती किसानी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ भी कमा सकते हैं। इसके अलावा हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से भी, और साथ ही बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर, और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे कृषि में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज का युग नई तकनीक का युग है, और हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि तकनीक का इस्तेमाल कर विकास को हासिल किया जा रहा है, और कृषि भी इन्हीं में से एक है। खास तौर पर कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से क्रांति आना संभव है। किस तरीके से ड्रोन को लेकर किसानों के बीच उत्सुकता है, और इसके अलावा सरकार भी इसे काफी प्रोत्साहित कर रही है। ड्रोन का कृषि में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए जानते विस्तार से इस रिपोर्ट में। ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं। खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हमारी सरकार इन्हीं मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी नीति इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा, बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ड्रोन के ऊपर 4 छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं। इसके रिमोट में मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं। इसके लिए ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं।
इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। भारत में ड्रोन का भविष्य काफी चमकदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक हमारा देश ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो भी आपने जाना कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाएगा। देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के इस भाग में हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। आज
आज का कृषि स्टार्टअप बहुत विशेष है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एक सफल महिला किसान की कहानी से। जी हाँ, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आज की हमारी सफल महिला किसान है रीता देवी, जो कि फूल और बीजों के उत्पादन के लिए अपने क्षेत्र में पहचान बना चुकी हैं और अन्य महिलाएं भी उनको देखकर प्रेरित हो रही हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी आज के कृषि स्टार्टअप में। एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्ति राम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी। रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया। इन्होंने अपनी 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है, और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे, और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कामयाबी पूरे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई महिला किसान रीता देवी से। इसी के साथ ही हम वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ।
ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम सरकार की योजनाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे बैम्बू मिशन के बारे में, जिसको लेकर सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हालांकि बांस को लेकर अब धीरे धीरे हमारी धारणा भी बदल रही है और अब इसे हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। बैम्बू से बनी हुई चीजें इको फ्रेंडली होती हैं और साथ ही इससे किसानों को भी अच्छा लाभ हो सकता है। किसान इसे एक मुख्य फसल के तौर पर भी अपना सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से सरकार के अनुदान का लाभ भी हमारे किसान ले सकते हैं और सरकार इसे कैसे प्रोत्साहित कर रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेती हर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जयपाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है।
इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। आज की कृषि धीरे धीरे आधुनिक कृषि में तब्दील होती जा रही है और जैसे जैसे नई तकनीक का हम इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ऊर्जा की ज़रूरत भी बढ़ रही है। ऐसे में कैसे हमारे किसान सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर कुसुम योजना कैसे किसानों को लाभ दे रही है, किन किन कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारियां हमने आप किसानों तक पहुंचाई हैं उससे आप ज़रूर लाभ लेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है, क्योंकि आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते आपको भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।